कोलोराडो के ऊंचे, शांत और ठंडे पहाड़ कई लोगों के लिए रोमांच का स्थान है, लेकिन मई महीने की 30 तारीख वर्ष 2020 की सुबह वही पहाड़ एक ऐसी कहानी सामने लाने वाले थे जिसने पूरे इलाके को फिर से चौंका दिया। उस दिन स्वयंसेवकों का एक छोटा सा समूह साउथ कॉलोनी लेक्स के पास उस पुराने, उजड़े हुए मनोरंजन क्षेत्र की सफाई करने पहुंचा था, जिसे लोग कई सालों से छोड़ चुके थे। वहां कभी पर्यटकों की भीड़ रहती थी, लेकिन अब बस टूटी इमारतें, झाड़ियां, धूल और चुप्पी बची थी। दल के लोग कूड़ा उठा रहे थे, सूखी झाड़ियों को काट रहे थे और पुराने ढांचे देख रहे थे कि कौन सा हिस्सा अभी भी खड़ा है और कौन पूरी तरह ढह चुका है। इसी दौरान एक स्वयंसेवक उस पुरानी कंक्रीट की इमारत के पास पहुंचा जिसे कभी शौचालय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। वहां का दरवाजा मोटे तख्तों से बंद था, कीलें जंग खाई हुई थीं और कोई भी बता नहीं पा रहा था कि आखिरी बार वह कमरा कब खुला था। जिज्ञासा में उस आदमी ने तख्ते हटाने शुरू किए, फिर धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर से एक ऐसी गंध आई जो कई सालों से बंद पड़े किसी कमरे में मिलने वाली भारी, बासी गंध की तरह थी। अंदर आते ही उसकी नज़र एक कोने पर गई, जहां एक फीका, धूल और मकड़ी के जालों से ढका बैकपैक रखा था। उसके पास एक सिकुड़ा हुआ महिला जैकेट, ट्रैकिंग मार्गों का एक पुराना नक्शा, एक टॉर्च और दस्तावेजों वाला एक छोटा सा बंद बैग भी पड़ा था। हर चीज सूखी, धूल भरी और बिल्कुल वैसी ही थी जैसे किसी ने उसे वहीं छोड़ दिया हो और फिर कभी वापस नहीं आया हो। जब स्वयंसेवक ने दस्तावेजों पर लिखे नाम को पढ़ा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वहां लिखा था, समांता जोन्स। यह वही नाम था जिसे इलाके का लगभग हर व्यक्ति 8 साल पुरानी खबरों से जानता था। जुलाई महीने वर्ष 2012 में 27 वर्ष की समांता अचानक उसी क्षेत्र में गायब हो गई थी। कई दिनों की खोज, सैकड़ों लोगों की कोशिश, ड्रोन, कुत्ते, थर्मल कैमरे, सब लगाकर भी उसका कोई निशान नहीं मिला था। मामला खुला तो रहा, लेकिन उम्मीदें खो गई थीं। और अब, एक छोड़े हुए कमरे में पड़ा यह बैकपैक। क्या यह समांता की आखिरी मौजूदगी थी? क्या वह यहीं आई थी? क्या उसे मदद चाहिए थी? या यह कहानी कहीं ज्यादा गहरी थी, जितनी लोग अब तक समझते आए थे? यही पल इस रहस्य को फिर से जगाने वाला था और असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। साउथ कॉलोनी लेक्स का पहाड़ी इलाका हमेशा से आकर्षक रहा है। ऊंची ढलानें, पत्थरीली पगडंडियां, घने जंगलों के बीच गुजरते पुराने रास्ते और कभी कभी अचानक बदलते मौसम। यह जगह प्रकृति प्रेमियों को उतना ही खींचती है जितना कभी कभी डरा भी देती है। जुलाई महीने वर्ष 2012 में इसी जगह एक युवा महिला समांता जोन्स अकेली ट्रैकिंग के लिए पहुंची थी। वह 27 वर्ष की थी, शांत स्वभाव की और पहाड़ों में घूमने की शौकीन। उसने अपनी पुरानी एसयूवी नीचे पार्किंग लॉट में खड़ी की, अपना बैकपैक कंधे पर डाला और ऊपर झीलों की ओर जाने वाली पगडंडी पर चल दी। प्रवेश द्वार पर लगे कैमरों ने उसे रिकॉर्ड भी किया। वह आत्मविश्वास में लग रही थी, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, मौसम साफ था और उसके कदम तेज थे। लेकिन 3 दिन गुजर गए और वह वापस नहीं लौटी। उसकी कार वहीं खड़ी मिली, बिल्कुल वैसी ही जैसे उसने छोड़ी थी। फोन बंद था। शुरुआत में लगा कि शायद वह रास्ता देखकर कहीं और चली गई होगी, लेकिन जब चौथा दिन बीता और कोई खबर नहीं आई तो खोज अभियान तुरंत शुरू कर दिया गया। बचावकर्मी, स्वयंसेवक, प्रशिक्षित कुत्ते, ड्रोन, थर्मल कैमरे, सबको लगाया गया। उन्होंने पगडंडियों को कई बार खंगाला, झीलों के चारों ओर तलाश की, ढलानों को छाना, लेकिन उसके कपड़ों का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। स्थानीय लोग याद करते हैं कि उस समय का आधिकारिक अनुमान यही था कि समांता शायद किसी चट्टान से फिसल गई होगी या किसी गहरी खाई में गिरी होगी जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन होता है। कई बार ऐसा होता है, पहाड़ों में किसी का पैर फिसल जाए, चोट लग जाए, फिर मौसम अचानक बदल जाए और इंसान मदद तक पहुंच ही न पाए। लेकिन उसके परिवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि समांता अनुभवहीन नहीं थी, वह नेचर ट्रेल्स पर कई बार जा चुकी थी और हमेशा सतर्क रहती थी। फिर ऐसे कोई निशान क्यों नहीं मिले, जैसे फटे कपड़े, टूटा सामान, पैरों के निशान? कई दिनों बाद भी कुछ भी नहीं मिला। 1 सप्ताह बाद खोज बंद करनी पड़ी, संसाधन खत्म हो रहे थे और नए सुराग नहीं मिल रहे थे। फिर भी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि 8 साल बाद वर्ष 2020 में पाया गया वह बैकपैक इस गायब हुए मामले को फिर से जगा चुका था।
जिस बैकपैक पर धूल और जाल जमा थे, उसमें सूखा खाना रखा था, एक प्राथमिक चिकित्सा किट थी, कई बैटरियां थीं और एक नोटबुक भी थी। सब कुछ ऐसे रखा हुआ था जैसे समांता ने किसी कारण से यह सामान वहीं छोड़ दिया हो। पुलिस ने तुरंत पूरे क्षेत्र को घेर लिया। केबिन को सील किया गया, सामान को अलग अलग कंटेनरों में रखा गया और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। जांच शुरू हुई तो पता चला कि केबिन अंदर से लॉक हो सकता था, लेकिन बाहर से बंद करने का कोई तरीका नहीं था। फिर वे तख्ते दरवाजे पर क्यों लगे थे? किसने लगाए थे? और कब लगाए गए थे? कई स्वयंसेवकों का कहना था कि इस पूरे मनोरंजन क्षेत्र को 2000 के दशक के मध्य में छोड़ दिया गया था और सुरक्षा के लिए कई कमरों को बाद में तख्तों से बंद किया गया था। लेकिन कोई भी पक्का नहीं कह पा रहा था कि इस विशेष कमरे को कब और किसने बंद किया था। इसी बीच केबिन से लगभग 200 गज दूर एक झाड़ियों वाली जगह में मानव हड्डियां मिलीं, एक खोपड़ी, पसलियों के हिस्से और कुछ अन्य हड्डियां। लंबे समय से पड़े होने की वजह से वे मौसम और जानवरों की वजह से बिखर चुकी थीं। फॉरेंसिक जांच में पुष्टि हुई कि ये हड्डियां समांता की थीं। उसकी खोपड़ी में बड़ा फ्रैक्चर था और श्रोणि भी टूटी हुई थी। यह चोटें किसी ऊंचाई से गिरने से हो सकती थीं, खासकर पत्थरीली जगह पर। लेकिन शरीर पर किसी हमले के निशान नहीं थे, जैसे कोई धारदार हथियार, संघर्ष या जानबूझकर मारने के प्रमाण। दृश्य देखकर जांचकर्ताओं ने एक संभावित स्थिति तैयार की। शायद समांता किसी ढलान पर फिसली, चोट लगी और अपनी हालत में नीचे तक आने लगी। रास्ते में उसे वह पुराना केबिन दिखा होगा, जहां उसने शरण लेने की कोशिश की। उसके पास जो भी सामान था, उसने उसे थोड़ा व्यवस्थित करके वही छोड़ दिया। शायद उसे लगा हो कि बिना वजन के चलना आसान होगा। वह केबिन से बाहर निकली होगी, मदद खोजने या पगडंडी तक पहुंचने की कोशिश में। लेकिन थकान, ठंड और चोट के कारण वह रास्ते में ही गिर गई होगी। यह सब सुनने में सरल लगता है, लेकिन कई बातें समझ नहीं आती, जैसे उसने अपना भोजन, टॉर्च और प्राथमिक चिकित्सा किट क्यों छोड़ी। इतने कठिन हालात में कोई भी इन चीजों को साथ लेकर चलता। और अगर केबिन के बाहर किसी ने तख्ते बाद में लगाए, तो क्या सामान इतने सालों तक किसी ने देखा भी नहीं। जांच आगे बढ़ी। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड देखे। 2 पर्यटकों ने बताया था कि उन्होंने समांता को दोपहर में ऊपर जाते हुए देखा था। वह तेज चल रही थी, थकी नहीं लग रही थी और उसके पास नक्शा था। 2 और लोगों ने उसे शाम के समय एक चट्टान पर बैठे देखा था, जब वह नोटबुक में कुछ लिख रही थी। उसके बाद कोई गवाह नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने एक अजनबी आदमी को उस समय देखा था, काली जैकेट वाला, लंबा, दाढ़ी वाला, अकेला घूमने वाला, लेकिन पार्क के कैमरों में ऐसा कोई आदमी नहीं दिखा। पुलिस ने उस बयान को भी संदिग्ध माना क्योंकि कोई और उसे देख नहीं पाया था। जांच के अन्य पहलुओं में समांता का निजी जीवन भी देखा गया। काम, आर्थिक स्थिति, रिश्ते, मनोभाव, सब सामान्य था। कोई विवाद नहीं, कोई अजीब संदेश नहीं, कोई योजना नहीं कि वह कहीं गायब हो जाए। मौसम की रिपोर्ट ने बताया कि जिस शाम वह गायब हुई, अचानक तेज बारिश हुई थी और रात में तापमान 0 के आसपास पहुंच गया था। अगर वह ऊंचाई पर होती, भीग जाती और चोट लगी होती, तो उसके जीवित रहने की संभावना बेहद कम थी। साल 2012 में खोज करने वाले दल ने कुछ अजीब बातें भी नोट की थीं। उन्हें कुछ जगह हल्के पैरों के निशान मिले थे, जो समांता जैसी लंबाई वाली किसी महिला के हो सकते थे। मगर वह निशान मुख्य पगडंडी की ओर नहीं जाते थे, दे वेंट साइडवेज, घने पेड़ों की ओर। वहां थोड़ी दूरी पर वे गायब हो गए। कई लोग मानते थे कि शायद समांता ने भटककर गलत दिशा ले ली थी। कुछ का कहना था कि शायद वह घबराकर बिना सोचे समझे भागी होगी। महीना बीता, फिर भी कुछ नहीं मिला। परिवार ने निजी खोजकर्ताओं को बुलाने की कोशिश की, लेकिन इतना बड़ा पहाड़ी इलाका बिना सुराग के खोज पाना लगभग नामुमकिन था। कहानी वही रुकी रही, वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2020 तक। कोई नई जानकारी नहीं, कोई नया गवाह नहीं। लेकिन फिर वह बैकपैक मिला और सब कुछ फिर से शुरू हो गया। समांता का बैकपैक मिलना अपने आप में एक बड़ा घटना था, लेकिन असली सवाल उसके बाद खड़े हुए। केबिन में मिली हर चीज धूल, मकड़ी के जाल और समय की परतों से ढकी थी, पर अजीब बात यह थी कि सब कुछ अपनी जगह पर रखा हुआ था, जैसे कोई उसे जल्दी में रखकर गया हो और फिर कभी लौटा ही न हो।
जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने केबिन की विस्तृत जांच शुरू की, तो कई ऐसे बिंदु सामने आए जिन्होंने इस मामले को और उलझा दिया। सबसे पहले ध्यान गया दरवाजे पर लगे उन तख्तों की ओर। अंदर का ताला पुराना तो था लेकिन काम कर रहा था, यानी कमरे को अंदर से बंद किया जा सकता था, लेकिन बाहर से बंद करने का कोई इंतजाम नहीं था। फिर ये तख्ते किसने लगाए और क्यों? कुछ पार्क कर्मचारियों ने बयान दिया कि वर्षों पहले पर्यटकों को चोट से बचाने के लिए कई कमरे बंद किए गए थे ताकि लोग अंदर न जाए, लेकिन किसी को सही सी याद नहीं था कि इस खास कमरे को कब और किसने बंद किया। फिर था बैकपैक का रखा होना। वह कोने में बेहद साफ व्यवस्था में खड़ा था, जैसे समांता ने उसे ध्यान से साइड में रखकर यह सोचा हो कि थोड़ी देर बाद वह इसे फिर उठाएगी। पास लगी हुक पर उसका प्लास्टिक बैग टंगा था, जिसमें उसका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक कार्ड सुरक्षित रखे थे। टॉर्च बैकपैक की बगल वाली जेब में थी और नक्शे पर मार्कर से 2 रास्ते चिन्हित थे, मुख्य चराई का रास्ता और एक साइड ट्रेल जो पुराने वनरक्षक की झोपड़ी तक जाता था। हैरान करने वाली बात यह थी कि वह झोपड़ी तो वर्ष 2012 में ही नष्ट हो चुकी थी और उसके बचने का कोई मौका नहीं था। फिर समांता ने उस रास्ते को क्यों चिन्हित किया था? क्या वह पहले के किसी भ्रमण से यह जानकारी याद रखती थी, या क्या उसे लगा था कि शायद उस दिशा में कोई मदद मिल सकती है? इस बात का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। जांचकर्ताओं ने बैकपैक के नीचे एक टूटा हुआ कैराबिनर भी पाया। यह एक आम चढ़ाई उपकरण होता है और आमतौर पर भारी झटके या दबाव से टूटता है, पर यहां किस परिस्थिति में टूटा, यह कोई नहीं बता पाया। क्या यह गिरने के दौरान टूटा, या उसी समय टूटा जब समांता ने सामान छोड़ते समय उसे उतारकर जमीन पर रखा? यह सवाल भी अनुत्तरित रहा। केबिन की जांच के बाद पुलिस ने बाहर मिले अवशेषों की तरफ ध्यान दिया। हड्डियों की संरचना और हालत देखकर विशेषज्ञों ने माना कि वह वहां कई सालों से खुले वातावरण में पड़ी थीं। गिरे हुए पेड़, मोटी झाड़ियां और मौसम की मार ने शरीर को धीरे धीरे सड़ा दिया था और अवशेषों को बिखेर दिया था। वहां कोई कपड़ा, जूते या अन्य सामान नहीं मिला। फॉरेंसिक रिपोर्ट में 2 मुख्य चोटें लिखी गई थीं, खोपड़ी में ललाट और कनपटी की ओर बड़ा फ्रैक्चर और श्रोणि का टूटा होना। ऐसे फ्रैक्चर आमतौर पर तब होते हैं जब कोई पथरीली सतह पर 2 से 3 मीटर की ऊंचाई से गिर जाए। चोटों की प्रकृति बता रही थी कि मौत तेज झटके की वजह से हुई होगी, लेकिन यहीं से कई सवाल खड़े होते हैं। अगर समांता केबिन से निकली और पगडंडी की ओर चलने लगी, तो उसका शरीर पगडंडी के पास क्यों नहीं मिला? वह झाड़ियों के बीच ऐसे स्थान पर कैसे पहुंची जहां से रास्ता कुछ दूरी पर था? क्या वह रास्ता खो बैठी? क्या वह दिशा का अंदाजा नहीं लगा पाई? या फिर क्या उसने किसी से बचने की कोशिश की थी? जब पुराने रिकॉर्ड और वर्ष 2012 की गवाहियों की तुलना दोबारा की गई, तो एक ऐसे आदमी के बयान पर फिर से ध्यान गया जो पहले अनिश्चित करार दिया गया था। उसने कहा था कि उसने समांता जैसी दिखने वाली एक महिला को एक दाढ़ी वाले आदमी के साथ निचली पगडंडी पर देखा था। उस समय पुलिस ने इसे मानने से इनकार कर दिया था क्योंकि कैमरों में उस आदमी का कोई फुटेज नहीं था और किसी अन्य गवाह ने इसे नहीं देखा था। लेकिन अब, जब बैकपैक मिला और कई चीजें मेल नहीं खा रही थीं, उस बयान ने फिर से ध्यान खींचा। फिर भी सबूत कुछ नहीं था, न उस आदमी की पहचान, न कोई रिकॉर्ड, न कोई निशान। बस एक याद, एक धुंधली जानकारी जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। दूसरा बड़ा मुद्दा यह था कि वर्ष 2012 की खोज में जिस इलाके में हड्डियां मिली थीं, उस जगह को पहले ही खोजा गया था। लेकिन खोज दल ने साफ बताया था कि उस समय वहां घने पेड़ और एक भारी हवा रोकने वाली दीवार थी, जिसने जगह को ढक रखा था। उस इलाके में वे सिर्फ किनारे तक गए थे और अंदर तक नहीं गए, क्योंकि कठिनाई और समय की कमी थी। वर्षों में मौसम ने उस दीवार को कमजोर कर दिया और बर्फबारी के दौरान उसका हिस्सा टूट गया। शायद इसी वजह से अवशेष अब दिखाई दिए। यह बात कुछ विशेषज्ञों को तार्किक लगी, लेकिन कई लोगों ने कहा कि कपड़े का एक भी टुकड़ा न मिलना अजीब था, क्योंकि कपड़ा मिट्टी, धूप, बारिश के बावजूद सालों तक बचा रह सकता है। समानता के मामले में ऐसा कुछ क्यों नहीं मिला? क्या जानवरों ने सब ले लिया, या क्या कोई इंसान उसके बाद वहां आया था? इस बीच क्षेत्र के कुछ पुराने स्थानीय निवासियों ने पुलिस को याद दिलाया कि उस दौर में एक आदमी अक्सर वहां दिखाई देता था,
एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 50 के आसपास रही होगी, बड़ी दाढ़ी, पुराने कपड़े और एक जीर्ण बैकपैक। वह पर्यटकों से खाना मांगता था और कभी कभार छोड़ी गई इमारतों में सोता था। उस आदमी का सुराग भी तलाशा गया, लेकिन उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं था, न नाम, न पहचान, न तस्वीर। वह जैसे पहाड़ों की तरह ही रहस्यमय था, कहीं आता जाता और किसी को पता भी नहीं चलता। क्या उसका समानता से कोई लेना देना था? कोई नहीं जानता। न उसके बारे में कोई सबूत था, न उसकी उपस्थिति का कोई प्रमाण। फिर भी यह तथ्य कि वह उसी समय उसी क्षेत्र में देखा गया था, कई लोगों को सुकून नहीं देता था। इसी बीच वर्ष 2012 की खोज के फोटो और वीडियो फिर से निकाले गए। ड्रोन से लिए गए एक फ्रेम में एक जगह पर एक गहरा धब्बा दिखाई देता है, ठीक वहीं के पास जहां बाद में अवशेष मिले थे। उस समय खोज दल ने उसे छाया या पौधों का हिस्सा माना था। फोटो बहुत धुंधली होने के कारण अब भी यह तय नहीं हो पाया कि वह समानता थी, कोई कपड़ा था, या सिर्फ एक प्राकृतिक आकृति। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि अगर समानता उस जगह पहुंची थी, तो वह तकरीबन अपने अंतिम क्षणों में रही होगी। ठंड, बारिश, ऊंचाई और चोट मिलकर किसी भी इंसान को कुछ ही घंटों में गंभीर हालत में ला सकती है। लेकिन फिर सवाल वही, वह केबिन में शरण लेने के बाद वहां क्यों पहुंची? क्या वह भ्रमित थी? क्या उसने मदद की आवाज सुनी? या क्या उसे लगा कि कोई उस ओर से आ रहा है? फिर आया वह सवाल जिसने इस मामले को सबसे ज्यादा उलझाया, उसके सामान को इतना व्यवस्थित कौन छोड़कर गया? अगर समानता घायल थी, थकी हुई थी, ठंड से कांप रही थी और दर्द में थी, तो वह इतनी साफ और सावधानी से अपना पासपोर्ट, कार्ड, नक्शा, टॉर्च और भोजन क्यों व्यवस्थित कर रखती? कई अनुभवी रेस्क्यू कर्मियों का कहना था कि ऐसी हालत में व्यक्ति जल्दबाजी में हर चीज साथ लेकर चलता है, क्योंकि यह उसके जीवित रहने का साधन होता है। लेकिन यहां सब कुछ करीने से रखा था, जैसे किसी ने हर चीज को सुरक्षित रखने की कोशिश की हो। पुलिस ने कहा हो सकता है कि समानता ने सोचा हो कि वह थोड़ी देर में वापस आएगी, इसलिए सामान सुरक्षित छोड़ दिया। लेकिन विशेषज्ञों ने कहा कि चोट खाई महिला, अंधेरा होने पर, खराब मौसम में, अपना खाना और टॉर्च पीछे छोड़कर बाहर नहीं निकलती। यह असंगति जांच को और कठिन बनाती रही। इसके बाद पुलिस ने जूते या कपड़ों के टुकड़ों की खोज की, लेकिन सिर्फ एक पुराना जंग लगा टिन का डिब्बा और रस्सी का छोटा टुकड़ा मिला, जो मामले से जुड़ा हुआ नहीं माना गया। एक और बात सामने आई, कुछ स्थानीय लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस रात पगडंडी के पास एक महिला की चीख सुनी थी। किसी ने कहा कि उसने नीचे खाई के पास झिलमिलाती रोशनी भी देखी थी, जैसे कोई टॉर्च किसी खास दिशा में संकेत कर रही हो। लेकिन इसे भी उस समय गंभीरता से नहीं लिया गया, यह सोचकर कि शायद वह किसी और पर्यटक या कैंपर की आवाज होगी। धीरे धीरे सारी जांच फिर उसी पुराने निष्कर्ष की ओर झुकने लगी कि समानता किसी दुर्घटना का शिकार हुई थी। लेकिन चाहे वह गिरकर मरी हो, या रास्ता भटककर, या उसकी समझ पर चोट का असर हुआ हो, कई प्रश्न अब भी बिना उत्तर के खड़े थे। और उन प्रश्नों ने इस कहानी को सिर्फ एक हादसे से कहीं ज्यादा रहस्यमय बना दिया था। साल 2020 में जब समांथा जोन्स का बैकपैक उस छोड़े हुए कंक्रीट के कमरे में मिला, तो पुलिस ने फैसला किया कि अब इस मामले को एक बार फिर पूरी गहराई से देखा जाए। 8 वर्षों से शांत पड़े इस रहस्य में नई हलचल शुरू हो चुकी थी। जांचकर्ताओं ने पुराने दस्तावेज निकाले, दोबारा खोज वाले नक्शे लाए और वर्ष 2012 की हर रिपोर्ट को ताजा आंखों से पढ़ा। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि कई तथ्य अब भी अस्पष्ट थे और क्षेत्र की प्रकृति समय के साथ बदल चुकी थी। सबसे पहले उन्होंने यह देखा कि जहां समानता की हड्डियां मिली थीं, उस इलाके को वर्ष 2012 की खोज टीम ने पहले ही छाना था। पर उस समय वहां घनी झाड़ियां थीं, गिरा हुआ पेड़ था और एक मोटी हवा रोकने वाली दीवार जैसी प्राकृतिक संरचना खड़ी थी। बचाव दल के लोग केवल किनारे तक गए थे, क्योंकि अंदर घुसना जोखिम भरा और समय लेने वाला था। उन्होंने अंदर झांककर बस इतना ही देखा कि कहीं कोई साफ मानव गतिविधि के संकेत नहीं है। अब 8 साल बाद, जब बर्फ और मौसम ने उस पुरानी बाधा को कमजोर कर दिया था, अंदर की जमीन का हिस्सा खुला और हड्डियां दिखाई देने लगीं। इस बात ने विशेषज्ञों को यह सोचने पर मजबूर किया कि शायद वर्ष 2012 में खोज टीम उससे कुछ ही मीटर दूर थी, लेकिन घनी वनस्पति ने सब कुछ छिपाए रखा। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने एक जरूरी सवाल उठाया, कपड़े और जूते कहाँ गए?
8 साल लंबा समय है, पर कपड़ों का कोई टुकड़ा मिलना सामान्य होता है। यहाँ कुछ नहीं था। पुलिस ने समझाया कि उस इलाके में जानवर सब कुछ उठा ले जाते हैं और मौसम से कपड़ा गल भी सकता है, मगर जिस ठंडे वातावरण में वह शरीर पड़ा था, वहाँ कपड़े इतनी जल्दी पूरी तरह गायब हो जाना थोड़ा असामान्य था। फिर भी इसे असंभव नहीं कहा जा सकता। पहाड़ों में मौसम और वन्य जीवन कई आश्चर्य छोड़ जाते हैं। अब ध्यान फिर बैकपैक पर गया। पुलिस ने माना कि समांता ने उसे केबिन में इसलिए छोड़ा होगा क्योंकि वह बिना वजन के तेजी से आगे बढ़ना चाहती होगी। लेकिन अनुभवी खोज और बचाव विशेषज्ञों ने इस बात पर गंभीर आपत्ति जताई, क्योंकि चोट खाते समय इंसान कभी भी अपना खाना, टॉर्च और प्राथमिक चिकित्सा किट पीछे नहीं छोड़ता। वह तो डंडे, पत्थर, कुछ भी सहारे के लिए उठा लेता है, न कि अपनी जरूरी चीजें। दूसरी तरफ यह भी संभव था कि वह केबिन को एक अस्थायी शरण मानकर वहां अपना सामान व्यवस्थित करके बैठी हो, और फिर अचानक उसे बाहर कुछ ऐसा लगा हो जिसने उसे बैकपैक लिए बिना बाहर जाने पर मजबूर किया हो। क्या उसने किसी की आवाज सुनी थी? क्या उसे लगा कि कोई उसकी मदद करने आया है? या क्या उसका भ्रम इतना बढ़ गया था कि वह दिशा का अंदाजा ही नहीं लगा पाई? जांच का अगला हिस्सा था तख्तों का रहस्य। दरवाजे पर वे मोटे लकड़ी के तख्ते कैसे लगे? केबिन को अंदर से बंद किया जा सकता था, लेकिन बाहर से नहीं। फिर यह तख्ते किसने लगाए और कब? पार्क कर्मियों से पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा कि ये तख्ते शायद वर्ष 2005 से 2008 के बीच लगाए गए होंगे, जब कई पुराने केबिनों को बंद किया गया था। मगर किसी ने यह भी कहा कि यह कमरा शायद बाद में बंद किया गया हो। कोई रिकॉर्ड नहीं था। यादें धुंधली थीं। सबसे बड़ा सवाल यह था, अगर तख्ते समांता के गायब होने के बाद लगाए गए थे, तो क्या किसी ने इस कमरे को बंद करते समय उसके सामान को देखा नहीं? या देखा और अनदेखा कर दिया? या क्या कमरा उस समय खाली था और समांता ने बाद में सामान रखा? यही बातें इस कहानी को एक सीधी दुर्घटना से बराकर रहस्य में बदल देती थीं। इसके बाद पुलिस ने पुराने गवाहों के बयानों को फिर उठाया। उनमें से एक बयान खास था। एक आदमी का दावा कि उसने समांता जैसी महिला को एक अजनबी पुरुष के साथ ट्रेल पर देखा था। उस समय इस बयान को इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि पार्किंग लॉट के कैमरों में किसी पुरुष का रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन अब नए तथ्य सामने आने के बाद इस बयान को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। हालांकि कोई सबूत न होने की वजह से इसे स्वीकार भी नहीं किया जा सकता था। फिर कुछ स्थानीय लोगों ने दावा किया कि उस समय एक रहस्यमय व्यक्ति, जिसकी उम्र 50 के आसपास बताई जाती थी, उसी क्षेत्र में रहता था। उसके पास पुराना बैकपैक था और वह टूटे-फूटे कमरों में रातें बिताता था। वह पर्यटकों से खाना मांगता था और उसके व्यवहार में कुछ अजीब था। लेकिन वह व्यक्ति कौन था, कहाँ से आया था, कहाँ गया, कुछ पता नहीं। पुलिस ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन वह मानो हवा में गायब हो गया हो। क्या उसका समांता से कोई संबंध था? कोई यह साबित नहीं कर पाया। जब खोज दल ने वर्ष 2012 की हवाई तस्वीरों की गहराई से जांच की, तो एक फोटो में पेड़ों के बीच एक काला धब्बा दिखा। पहली नज़र में यह छाया लगती थी, लेकिन अब विशेषज्ञों ने कहा कि यह कपड़ा हो सकता था, शायद समांता। लेकिन धुंधलापन इतना था कि कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती थी। एक और रोचक बात सामने आई। कई लोगों ने बताया था कि रात में किसी ने चीख सुनी थी। किसी और ने कहा कि उसने टिमटिमाती रोशनी देखी थी। उस समय यह सब नजरअंदाज कर दिया गया था, यह सोचकर कि यह किसी दूसरे पर्यटक का मामला होगा। लेकिन अब यह मानना मुश्किल नहीं था कि शायद वह रोशनी समांता की आखिरी कोशिश रही हो, मदद पाने की, या यह बताने की कि वह जिंदा है। जांच आगे बढ़ी तो विशेषज्ञों ने घटना का संभावित क्रम तैयार किया। शायद समांता किसी ऊंचाई से फिसली थी, उसकी श्रोणी या पैर में गंभीर चोट लगी। वह मुश्किल से चलते हुए उस पुराने केबिन तक पहुंची। वहां उसने खुद को संभालने की कोशिश की। शायद उसने सोचा हो कि ठंड से बचने के लिए वहीं रहना चाहिए। शायद वह थोड़ी देर आराम करना चाहती थी। लेकिन दर्द, चोट और ठंड इंसान की सोच को धुंधला कर देते हैं। शायद उसे लगा हो कि यदि वह तुरंत पगडंडी की तरफ बढ़ेगी तो किसी से मदद मिल जाएगी। उसने बैकपैक छोड़ दिया, क्योंकि वजन उसे और धीमा कर सकता था। वह बाहर निकली। कुछ कदम चली।
दिशा को लेकर भ्रमित हुई। फिसलन भरी जगह पर पैर डगमगाया और फिर वह गिर गई। यह व्याख्या सरल लगती थी और पुलिस ने अंत में इसी को आधिकारिक माना। लेकिन, और यह लेकिन ही पूरी कहानी को गहराई देता है। समांता ने अपना इतना कीमती सामान क्यों छोड़ा? कोई भी घायल ट्रैकर ऐसा नहीं करता। और सबसे बड़ा प्रश्न, केबिन पर तख्ते कब लगे? यदि वह सामान छोड़कर बाहर निकली, तो उस कमरे को किसने सील कर दिया? और क्यों? क्या यह पार्क कर्मियों की अनजानी गलती थी? या क्या किसी ने कमरे को जाने अनजाने बंद कर दिया, बिना यह जाने कि अंदर एक गायब महिला का सामान था? या फिर क्या समांता के आसपास कोई और भी था, जो उसके बाद वहां गया हो? यदि ऐसा हुआ, तो उसके शरीर को उस जगह क्यों छोड़ा गया जहां वह मिला? और उसके कपड़े या जूते क्यों गायब थे? क्या वे जानवरों के कारण हटे, या किसी इंसान ने उन्हें हटाया? ये सारे सवाल ऐसे थे जिनका जवाब कभी नहीं मिला। जब सारे तथ्य, रिपोर्ट, फोटो, बयान और जांच के परिणामों को जोड़कर देखा गया, तो पुलिस ने निष्कर्ष दिया कि समांता की मौत एक दुर्घटना थी। वह चट्टानी ढलान से गिरी, गंभीर चोट आई, और चोट, ठंड और थकान ने उसकी जान ले ली। मामला बंद कर दिया गया। लेकिन जो लोग उस इलाके को जानते थे, जो लोग खोज में शामिल थे, और जो लोग पहाड़ों की हर हलचल पर ध्यान देते थे, उनके लिए यह कहानी कभी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं लगती। उनके मन में हमेशा यह सवाल रहेगा, क्या सच में वह अकेली थी? या पहाड़ों की चुप्पी में कोई और भी था, जिसका नाम कोई नहीं जानता? समांता जोन्स की कहानी एक ऐसे रहस्य की तरह है, जो जितना शांत दिखाई देता है, उतना ही भीतर गहरी उलझने छुपाए बैठा है। 8 साल तक उसका कोई पता नहीं चला। फिर एक छोड़ा हुआ कंक्रीट का कमरा, धूल और जालों से ढका एक बैकपैक, टूटे पेड़ों की छाया में पड़ी हड्डियां। इतने लंबे समय बाद अचानक सामने आए ये संकेत मानो पहाड़ों ने खुद बताया हो कि उस दिन क्या हुआ होगा। पुलिस ने अंत में जिस निष्कर्ष पर पहुंचकर फाइल बंद की, वह सरल था। समांता एक दुर्घटना का शिकार हुई। वह फिसली, गंभीर चोट लगी, और फिर ठंड और थकान ने उसकी शक्ति छीन ली। लेकिन इस मामले में जितने उत्तर मिले, उससे कहीं ज्यादा सवाल पीछे रह गए। और शायद इसी वजह से यह कहानी लंबे समय तक लोगों के मन में बनी रहेगी। सबसे बड़ा सवाल था, समांता ने अपना बैकपैक क्यों छोड़ा? खाना, दवाएं, टॉर्च और नक्शा, ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें कोई भी घायल, अकेला पर्वतारोही छोड़कर नहीं जाता। यह समझ में आता है कि वह दर्द और थकान में रही होगी, लेकिन फिर भी इन वस्तुओं को पीछे छोड़ देना अत्यंत असामान्य था। दूसरी पहेली थी वह तख्ते। यदि कमरे को बंद कई साल पहले किया गया था, तो समांता ने अपना सामान अंदर कैसे रखा? और अगर दरवाजा उसके गायब होने के बाद बंद किया गया, तो वह किसने किया? क्या तख्ते लगाने वाले ने सामान देखा? या उसे लगा कि वह पहले से ही त्यागा हुआ कमरा था? फिर थी वह दिशा जहां उसका शरीर मिला। यदि वह केबिन से पगडंडी की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, तो वह उससे दूर एक छिपी हुई जगह पर क्यों पाई गई? क्या वह रास्ता भटक गई? क्या घबराहट में गलत दिशा में चली? या क्या उसे कुछ ऐसा दिखा, जिसे देखकर उसने दिशा बदली? इन सब के अलावा वे अस्पष्ट आवाजें, वह टिमटिमाती रोशनी, और वह रहस्यमय आदमी, ये बातें कहानी को एक साधारण हादसे से कहीं आगे ले जाती है। हालांकि कोई सबूत किसी गलत हरकत की ओर नहीं जाता, लेकिन यह भी साफ है कि सारी जानकारी कभी पूरी तरह एक दूसरे से मेल नहीं खाती। हवा में कई संभावनाएं तैरती रहीं, पर कोई निश्चित नहीं। फिर भी परिवार के लिए एक बात महत्वपूर्ण थी, समांता आखिर मिली तो सही। उसके अवशेष पहचान लिए गए। उसके सामान को वापस घर पहुंचाया गया। एक बंद अध्याय खुला, और फिर धीमे से बंद भी हो गया। दूसरी तरफ पहाड़ों के लिए यह कहानी एक याद दिलाने वाली घटना है कि चाहे रास्ते कितने ही प्रसिद्ध क्यों न हो, चाहे सैकड़ों लोग हर साल उन्हीं पगडंडियों से गुजरते हों, प्रकृति हमेशा अप्रत्याशित रहती है। एक मामूली फिसलन, अचानक मौसम बदलना, या कोई छोटी भूल किसी भी अनुभव वाले यात्री को मुश्किल में डाल सकती है। आज भी जब पर्यटक साउथ कॉलोनी लेक्स की ओर जाते हैं, तो कई लोग उस पुराने कंक्रीट के कमरे के बारे में बात करते हैं। कुछ कहते हैं कि वहां धूल में बस एक कहानी पड़ी है, समय के साथ शांत हो चुकी।
और कुछ लोग मानते हैं कि पहाड़ों ने सच का एक हिस्सा दिखाया, बाकी आज भी उनकी खामोशी में छुपा है। जो भी हो, समांथा जोन्स की रहस्यमय यात्रा यह याद दिलाती है कि पहाड़ों की सुंदरता जितनी आकर्षक है, उतनी ही अनजानी भी। और कभी-कभी एक व्यक्ति की कहानी उसी चुप्पी में खो जाती है, जहां हर साल सैकड़ों लोग आते हैं और फिर सुरक्षित लौट जाते हैं। अगर इस सच्ची घटना ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया, अगर आपको लगा कि पहाड़ों की खामोशी में छुपी कहानियां आज भी बहुत कुछ कहती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि समांथा की कहानी सिर्फ एक हादसा थी, या इसमें कुछ ऐसा भी है जो आज तक किसी को समझ नहीं आया? आपका एक एक कमेंट हमारी अगली कहानी तक पहुंचने में मदद करता है। फिर मिलेंगे एक नई, रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।